हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीपेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। इस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 12 जनरल बेसिस प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें मेनली हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है और इसके क्या क्या यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले वेवलेंथ के बारे में कि वेवलेंथ की क्या क्या वेव पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, उसके बाद वेवलेंथ क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स में कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पढ़ने से पहले लाइट होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। लाइट्स के दो प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला होता है ये पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और दूसरा वेव नेचर भी शो करते हैं। पार्टिकल नेचर कुछ इस तरह मूविंग द पार्टिकल्स कॉल्ड इज फोटॉन्स एंड क्वांटम। ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है तो इसके पार्टिकल्स को क्वांटा बोलते हैं। इसे m इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर द्वारा एक्सप्लेन किए गए हैं। अब बात करते हैं वेव के बारे में। वेव जो होता है मूविंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्टर्बेंस कॉल्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रो सबसे पहला होता है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू ये अपना ओसिलेशन करता है। इसे इस थ्योरी को E इज इक्वल टू एच म्यू, ई मतलब एनर्जी, H मतलब होता है प्लांक कांस्टेंट और V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता क्या है। मेन पॉइंट है, इसे अच्छे से समझना। डिफाइन एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट्स इट इज जनरेटेड व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव थ्रू द मैटर और वैक्यूम। मतलब इसका मतलब कहने को ये है कि चार्ज पार्टिकल्स जो कि इसमें प्लस चार्ज डाल देता हूँ, ये चार्ज पार्टिकल्स है। ये चार्ज पार्टिकल्स अपने में एक एनर्जी को ग्रहण किए होते हैं और ये एक क्लॉकवाइज घूमता है और अपने अक्ष में वाइब्रेट करते रहता है। तो ऐसे पार्टिकल, ऐसे वेव्स जो अपने जगह में ओसिलेट करते हुए होते हैं और क्लॉकवाइज रोटेट हुए होते हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसे इट कैन आल्सो प्रोड्यूस बाय ओसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड रेडिएट इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस। ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दो मतलब वाई अक्ष है और एक्स अक्ष है। जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब वाई अक्ष में और वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जेड एक्स में मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो ओसिलेट हो रहा है, इसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रफ। तो ये ओसिलेट होते रहता है, मतलब इस तरीके से ये मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड में ओसिलेट होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में ओसिलेट होते रहता है। इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोला गया। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी फ्रॉम चार्ज पार्टिकल। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तभी जनरेट होता है जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हो और साथ जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है मूव थ्रू द मीडियम एंड एम्प्टी से, जो कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एम्प्टी स्पेस में या किसी मीडियम के थ्रू ओसिलेट होता रहता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे कि हमने इस पिक्चर्स में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो शो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड को के रिस्पेक्ट में ओसिलेट हुए रहते हैं। ये जो फील्ड होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री लिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है 90 डिग्री है इन दोनों के बीच का एंगल। अब बात करते हैं डाइवर्स फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक।
रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव के फॉर्म में भी हो सकते हैं, टेलीविजन्स वेव भी हो सकते हैं, रेडियो वेव भी हो सकते हैं, इंफ्रारेड भी हो सकते हैं और विजिबल भी हो सकते हैं 5। और अल्ट्रा रेडिएशंस, एक्सरे और गामा रे भी पॉसिबल है। ये उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के डाइवर्स फॉर्म। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव मतलब होता है मीनिंग द ओसिलेट अकर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट ऑफ द वेव प्रोपगेशन। मतलब ये एक चार्ज पार्टिकल है जिसमें चार्ज मतलब माइनस चार्ज है, ये अपने जगह क्लॉकवाइज और साथ ही साथ अपने जगह में वाइब्रेट हो रहे होते हैं, इसीलिए इस वाइब्रेशंस के कारण इसे ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज होती है कि इनके पार्टिकल्स को फोटॉन बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एस्टिमेटेड डिस्क्रीट इन इंस्टेंट पैकेज ऑफ एनर्जी। क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ये अपने आप में एनर्जी को लिए हुए होते हैं, इसीलिए इस एनर्जी के बंडल या पैकेज को बोला जाता है फोटॉन। फोटॉन्स कैरी लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को कैरी करके रखता है और ये ट्रेवल करता है कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट। कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट का मतलब देख लेते हैं कि कांस्टेंट स्पीड लाइट मतलब जो लाइट की स्पीड होती है वो 2.99792458 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इसीलिए इसे कांस्टेंट लाइट ऑफ स्पीड बोला गया। अब बात करते हैं ट्रेवल विदाउट मीडियम। जो लाइट के स्पीड या गति करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये एम्प्टी स्पेस में भी अपना स्पीड शो करते हैं। अब बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसे जीपेट के सिलेबस में बहुत ही पॉइंट आउट किया गया है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। पहला बात करते हैं वेवलेंथ की, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। जो वेवलेंथ होता है उसे लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी होता है उसे न्यू या वी से, वेलोसिटी को सी से और वेव नंबर को भी सी से डिनोट करते हैं, सी या वी, और एम्पलीट्यूड को म्यू से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ का मतलब होता है वेवलेंथ आर मेजर्ड बिटवीन डिस्टर्बेंस ऑफ आइदर क्रेस्ट एंड ट्रोस्ट। जैसे कि हमने देखा एक ग्राफ है जिसमें से y एक्सिस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और z एक्सिस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे कि मैं स्ट्रक्चर्स में आपको शो कर देता हूँ। हाँ, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसे मैंने बोला, इसे बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। और जो नीचे की जो नीचे वाला जो पहाड़ जैसे दिख रहा है उसे बोलते हैं ट्रोफ, TRUGH, ट्रोफ। तो यदि दो ट्रोफ ऊपर से नीचे, ऊपर वाला यहाँ और दो ऊपर वाला, मतलब ये वाला पार्ट, दो ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं वेवलेंथ, या दो क्रेस्ट वाला पार्ट को, नीचे वाला पार्ट से लेकर ये वाला नीचे वाला पार्ट, इन दोनों के कंटिन्यूअस सीक्वेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि वेवलेंथ होता क्या है। दो यहाँ पर बोला गया है कि डिस्टर्बेंस ऑफ क्रेस्ट और ट्रोथ के कंटिन्यूअस डिस्टेंस को बोला गया है वेवलेंथ। कुछ वेवलेंथ होते हैं जैसे कि लॉन्गर वेवलेंथ, जैसे कि रेडियो वेव जिसे हम कॉल्स के थ्रू बात करते हैं, उनमें लो एनर्जी कैरी किए हुए होते हैं। अब कुछ शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं जैसे कि एक्सरे, इनका वेवलेंथ छोटा होता है, ये हाई एनर्जी लिए होते हैं, इसीलिए हैजार्डियस होते हैं हेल्थ के लिए। यहाँ पर कुछ इक्वेशन दिख रहा होगा कि E = λ/c। इसे पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें लैम्डा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि हम v को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो एक इक्वेशन मिलता है λ = c/v। मतलब यहाँ लैम्डा का फार्मूला है जिसमें λ मतलब वेवलेंथ c मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, और v होता है वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगा। तो यह वेवलेंथ का
फार्मूले हैं। वेवलेंथ को एक्सप्रेस किया जाता है एंगस्ट्रॉन से या इन माइक्रो मिली माइक्रोन से इसे डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं वेवलेंथ के वेव नंबर को। इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ वेव नंबर होता है, वेवलेंथ को कैपिटल वी के ऊपर एक बार जैसे स्ट्रक्चर शो किया होता है, और ये जो होता है वो वेव नंबर मतलब लैम्डा के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, एंटी प्रोपोर्शनल, इसीलिए इसे वेव नंबर बोला गया है। वेव नंबर जो होता है, जैसे जैसे वेव लेंथ बढ़ती जाता है वेव नंबर कम होते जाता है, और वेव लेंथ जैसे जैसे कम होती जाता है वैसे ही वेव नंबर जो होता है वो बढ़ते जाते हैं। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इन डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, इसे डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी, मतलब कि यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये एक पॉइंट है जो कि 1 सेंटीमीटर का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। अब इसमें 1 सेंटीमीटर में कितने लाइट इस पॉइंट से होकर गुजरते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। जैसे कि 1 सेकेंड में यहाँ से जो लाइट पास हो रही है वो 1 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यदि 1 होगी। यदि 2 लाइट 1 सेकेंड में उस पॉइंट से होकर पास आउट हो रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 यहाँ पर 2 होगी। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को बता गया। फ्रीक्वेंसी ई मतलब ई यदि एनर्जी है और h इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 60.6260 इंटू 10⁻⁻2 जूल या स्मॉल यूनिट अर्ग में हो तो 6.62602 इंटू 10⁻17 है। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो होगा E इज इक्वल टू एच बाई वी होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन होगा, एनर्जी होगा, वो एनर्जी का जो E इज इक्वल टू एनर्जी, V इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट और V इज इक्वल टू होगा फ्रीक्वेंसी। तो इसे यदि हम इस तरीके से देखें कि V इज इक्वल टू एच बाई ई पॉसिबल है। अब बात करते हैं रेडिएशन से रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है। जैसे कि हमने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी होता है V जो होता है वो वेवलेंथ के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करूं वेलोसिटी की। वेलोसिटी मतलब होता है इट इज अ रिलेशनशिप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेलोसिटी इज मोरली एक्सप्रेस्ड एज, वेलोसिटी जो होता है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। जैसे कि हमने बात की है जो फ्रीक्वेंसी होता है उसे V से डिनोट किया जाता है, ये इसे यदि एनर्जी के फॉर्म में लिखे हो तो E से डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी को सिर्फ कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसे फ्रीक्वेंसी को स्मॉल v के डिनोट किया जाता है। वेलोसिटी जो होता है वो एक दूसरे के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होता है। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी ऑफ वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर रेडिएशंस आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग दिस रिलेशनशिप। एनर्जी को इस के फॉर्म में, जैसे कि हमने देखा आगे की इक्वेशंस में कि E इज इक्वल टू एच म्यू हो रहा था, और हमें V का फॉर्मूला याद है कि ये C बाई लेमडा होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखा कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि लैम्डा इज इक्वल टू C बाई वी होता है, और ये पता चला वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ का फार्मूला हम पुटअप करेंगे इस फार्मूला में जो V इज इक्वल टू हमें वैल्यू प्राप्त है, तो हमें E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा का एक इक्वेशन मिलता है, इसे बोला जाता है एनर्जी। अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी के बारे में। एनर्जी का रिलेशनशिप किस तरीके से होता है, पहला, दूसरा फ्रीक्वेंसी के रिलेशनशिप, थर्ड वेवलेंथ, फोर एम्पलीट्यूड, और फिफ्थ होता है एनर्जी। वेवलेंथ यहाँ पास एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, जो कि मैंने नहीं बताया, कि
एनर्जी के लेवल को मेजर किया जाता है उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मतलब एनर्जी ही एक एम्पलीट्यूड है, जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड। अब बात करते हैं इन दोनों में, इन सभी में, पांचों में क्या रिलेशनशिप है। जैसे जैसे एनर्जी हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा और वेवलेंथ भी इंक्रीज होते जाएगा। वेव नंबर भी बढ़ते जाएगा, वैसे ही एम्पलीट्यूड, जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे ही एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। बट इन सभी के रिस्पेक्ट में जो वेवलेंथ है वो उनकी क्वांटिटी, वेवलेंथ की क्वांटिटी कम होती जाएगी। ये इन सभी का रेसिप्रोकल होता है। बाकी ये सब चीज़ें आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, ये उनके रिलेशनशिप है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को वेव लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। जैसे कि आपको इस स्टेप में दिख रहा है कि यहाँ पर एक वेव लेंथ है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ जैसे जैसे हम इस रेस के नीचे की ओर जाते हैं एक स्टेप में, तो वैसे वैसे ENCR इंक्रीज होते जाता है। इस तरफ यदि जाते जाएंगे तो इंक्रीज होते जाएगा। अब जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, IR और वेव लेंथ, वेव माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ये रेडियो वेव जैसे जैसे हम इनको वेवलेंथ ऊपर से नीचे की ओर जाते जाएंगे, मतलब यदि हम इसकी कॉस्मिक रे की बात करते हैं, इसका वेवलेंथ कम होता है, सबसे कम होता है इनका वेवलेंथ। वैसे वैसे उसके बाद ज़्यादा होता है गामा रे, उसके बाद होता है एक्स रे, उसके बाद ज़्यादा वेवलेंथ होता है यूवी का, उसके बाद इस IR का, और उसके बाद माइक्रोवेव का, उसके बाद आता है सेवंथ। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते जा रहे हैं तो वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जा रही है। इसीलिए इसे ग्रीन जोन से डिनोट किया गया। बट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, जैसे कि हमने फार्मूला पढ़ा कि वेवलेंथ जो होता है या फ्रीक्वेंसी जो होता है v इज इक्वल टू 1/λ। मतलब जैसे जैसे लैम्डा बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी की क्वांटिटी, मतलब रेड जोन से दिखाया गया है, डिक्रीज होते जाएगा। अब बात करते हैं कुछ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की बात करते हैं कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि वेवलेंथ नीचे की ओर जाते हैं तो बढ़ते जाता है, और फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर जो होता है वो एक नीचे की ओर जाते ही मतलब कम होते लगता है। अब पहला बात करते हैं हार्ड ग्रामर है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 90% होती है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं कि गामा रे की वेवलेंथ कितना होता है ये बताने को पूछा गया। यहाँ से फ्रीक्वेंसी से कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया है। हमें जो पढ़ना है वो है वेवलेंथ। गामा रे की वेवलेंथ होता है 1.9 नैनोमीटर। वैसे ही 1 × 10⁻⁻6 nm, और वैसे ही एक्सरे की 0.01 n अपॉन 10⁻³ nm। वैसे ही एक्सरे की बात करें 10 to 10 nm होगा। बढ़ रही है वेवलेंथ की क्वांटिटी, बढ़ रही है, आपको दिख रहा होगा कि इसका 200 से 4 nm होगा। विजिबल की बात करते हैं 400 to 8 nm, और IR की वेवलेंथ की बात करते हैं ये nm से माइक्रो में चला गया, मतलब इसकी जो वेव की लेंथ थी, लंबाई थी, वो बढ़ गई। यहाँ पर 2.5 to 5 माइक्रोमीटर हो गया। माइक्रोवेव की बात करते हैं, इसका जो वेवलेंथ होता है, वेव का लेंथ वो 1 सेंटीमीटर to 10 सेंटीमीटर होता है। और रेडियो वेव की बात करते हैं, ये 10 nm to 100 किलोमीटर होता है। इसीलिए ये जो मोबाइल के थ्रू बात करते हैं इसका रेंजेस 100 किलोमीटर तक हो सकता है किसी एक टावर की, जहाँ से हम अपना कनेक्शन कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ
हमें पता होना चाहिए कि जो रीजन्स हैं यूवी का, विजिबल का, उनका रेंज कितना होना चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ा। तो इम्पोर्टेंट को यहाँ पास नोट डाउन किया। जैसे वैक्यूम में यूवी का रेंज होता है 10 टू 200 nm होता है। और नियर, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर स्टार का मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। मतलब उसके बाद विजिबल का, वैक्यूम में नहीं, एक मीडियम में उसका जो रेंजेस होता है वो 200 टू 400 होता है। वैसे ही विजिबल लाइट का जो रेंज होता है वो 400 टू 800 nm होता है। नियर इंफ्रारेड का होता है 0.10 टू 2.5 माइक्रोन। और वैसे ही फुल मतलब माइल्ड इंफ्रारेड का होता है जो बहुत ही कम मतलब बहुत ही मीडियम में होता है, उसका 2.5 इंटू 15 माइक्रोमीटर होता है। वैसे ही फार इंफ्रारेड जो बहुत ही दूर होता है उसका होता है 15 टू 25 माइक्रोन होता है। अब बात करते हैं कि विजिबल लाइट का रेंजेस कितना होता है। विजिबल लाइट मतलब होता है वायलेट कलर। इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, वी आई बिग यार, मतलब जो वी आई है वो बहुत ही बड़ा है। वी आई जो होता है जैसे कि एम आई होता है, वैसे वी आई समझो, वी आई बहुत ही बड़ा है। बिग यार मतलब ये, इसे वाई आर जैसे भी लिखते हैं, बाकी इसमें ओ डाल दिए, इसे साइलेंट कर दिए, तो एक फॉर्मूला, एक ट्रिक की तरह होता है वी आई बिग यार। तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इसका विजिबल रेस मतलब होता है वायलेट, जैसे कि इंद्रधनुष में देखने को मिलता है, रैम्बो में, कि वायलेट होता है, इसमें इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। जो हमें आंखों से दिखाई देने वाले जो कलर होते हैं वो सारे के सारे विजिबल लाइट्स में आते हैं। विजिबल लाइट्स जो होते हैं उनके रेंजेस कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि वायलेट्स का हो गया वो 400 टू 220 nm होता है। वैसे ही इंडिगो का वेव लेंथ जो माना जाए 420 टू 490 nm होता है। और ब्लू का जो होता है वो 420 टू 490 nm। वैसे ही ग्रीन का बात करें 290 टू 470 nm। और येलो का 570 टू 585 nm होगा। और 585 टू 615 और 615 टू 780 nm होगा। ये जैसे जैसे हम शॉर्टर वेवलेंथ से हम लॉन्गर वेवलेंथ से जा रहे हैं, मतलब वेवलेंथ की क्वांटिटी बढ़ रही है। यहाँ पर स्टार्टिंग में 400 nm था और यहाँ पर आते आते उसकी वेवलेंथ की लंबाई बढ़ गई 880 nm हो गई। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ EMR, कि किस तरीके से पार्टिकल्स एब्जॉर्प्शन को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके में क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं। इसमें बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्कोपी मेथड होता है उसमें ER एक सोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि ये वेव निकालते हैं। यदि कोई सैंपल्स उसके वेवलेंथ के बीच रख दिए जाए, मान लो जो है ये रेडिएशन निकाल रहा है और यहाँ पर उसके रेडिएशन के आगे में ये सैंपल रख देते हैं, सैंपल S, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, ये इस वेवलेंथ को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेंगे और बचने वाली जो वेवलेंथ होगा वो क्वांटिटी क्या होगी, कम हो गई। यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा था और यहाँ तक आते आते वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम होगी, क्योंकि इस पार्टिकल ने इसे सोख लिया या एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसमें पार्टिकल्स में क्या क्या चेंज आते हैं इसे पढ़ते हैं। Wavelength of light that particular molecule will absorb will be due to changes in the following। इस पार्टिकल्स में पहला चीज आता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंजेस हुआ। इन जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे थे और वो वाइब्रेशन में चेंजेस हुआ, रोटेट कर रहे थे क्लॉकवाइज, वैसे ही उनके रोटेशंस में कुछ इफेक्ट पड़ा। इस तरीके से पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं वेव को। और ये पार्टिकल्स सैंपल्स जो से बोल रहे हैं, सैंपल्स रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करते हैं। तो
इलेक्ट्रिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और चेंजेस इन स्पिन, जो इसके घुमाव है उसमें चेंज आ जाता है। तो इस तरीके से हम जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है, सिग्नल मतलब ये जो पार्टिकल्स, जो यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का और यहाँ उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम होगी, तो इससे हमें एक सिग्नल मिलता है। इस सिग्नल को हम डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं और हमें अपनी वैल्यू मिल जाती है। इस तरीके से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी काम करते हैं। इसे कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो सैंपल में ट्रांजिशन को डिनोट करता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतना एब्जॉर्ब हुआ। सबसे पहला जो होता है ईएमआर, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये पार्टिकल्स में गई। पार्टिकल्स में जाने के बाद इसमें कुछ चेंजेस हुए। चेंजेस हमने देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस, 3 तरीके से चेंजेस होते हैं, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और होता है स्पिन। उसकी स्पिन में क्या क्या रोटेशन है, तो जैसे ही इसमें एब्जॉर्ब करता है वैसे ही पार्टिकल्स जिसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद इसमें इसे डिटेक्ट कर लिया जाता है डिटेक्टर से। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है। सबसे पहले बात करते हैं यूवी विजिबल की। ये एक इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बेसिक्स है, इनको याद करना होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रे में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलता है। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि क्या क्या ट्रांजिशन होते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, रोटेशनल ट्रांजिशन और चेंजेस इन स्पिन स्टेट। वैसे ही यूवी में जो होता है वो होता है विजिबल एब्जॉर्प्शन। विजिबल एब्जॉर्प्शन में इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन जिसमें होता है उसे बोलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वैसे ही यदि यूवी विजिबल एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगा और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन को बोलते हैं इंफ्रारेड इलेक्ट्रोस्कोपी। वैसे ही रोटेशनल चेंजेस हुआ तो उसे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पिन ट्रांजिशन में चेंजेस हुआ तो उसे क्या बोलेंगे इसे, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पिन में ट्रांजिशन हुआ तो उसके स्पिन क्या बोलेंगे, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और फ्रेगमेंटेशन हुआ उसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। ये सारे के सारे ये सारे के जो दिख रहे हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिन्हें एब्जॉर्ब करके यहाँ पर ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है इन सभी में। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, जिसे इम्पोर्टेंस यूजेस हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जो कि हम सिलेबस में देख रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर है। इलेक्ट्रोस्कोपी में यूवी इलेक्ट्रोस्कोपी है। यूवी इलेक्ट्रोस्कोपी में जो रेंज होता है अल्ट्रावायलेट का, वो यूवी का अलग होता है और विजिबल का रेंज अलग होता है। इसका जो इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है, जो चेंजेस इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चेंजेस आ जाता है विद इन द मॉलिक्यूल। डिटेक्शन ऑफ कॉन्जुगेटिव, इसका यूज डिटेक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन, अनसेचुरेशन बॉन्ड में अनसेचुरेशन, कॉन्जुगेशन विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड में बात करते हैं, इंफ्रारेड का रेंज जो होता है वो 2.5 टू 15 माइक्रोमीटर होता है। इस तरीके से जो चेंजेस इन वाइब्रेशंस एंड रोटेशनल मोशंस मूवमेंट टू द मॉलिक्यूल्स, इसमें वाइब्रेशन चेंजेस करके देखने को मिलता है। इसमें हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके हम इंफ्रारेड का यूज करके हम फंक्शनल ग्रुप कि किसी रिंग में कौन सा फंक्शनल ग्रुप या किसी चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनएमआर का। एनएमआर में इसका मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है। इसका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज करते हैं। इसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में चेंजेस होती हैं। इससे हम किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात करते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेंजेस इतना से इतना होता है और
जो इनमें हम देखने को मिलता है मॉलिक्यूल्स में, इसमें हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल का वेट और उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में हम इसमें यूज़ कर सकते हैं इसका यूज़। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।